प्रिय छात्र, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटे रूप में लिखना। समास के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, समास के लिए कम से कम 2 पद होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दूसरा, समास रचना की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। तीसरा, समास होने पर दोनों पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। चौथा, समास होने पर यदि संधि करना संभव होता है तो वह नियमानुसार संधि भी हो जाती है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ही समास है। अब इसका उदाहरण, यथा नियम, नियम के अनुसार विस्तृत रूप है। इसका संक्षेप में अपन ने करके इसको लिखा है तो है यथा नियम। भाई बहन, भाई और बहन विस्तृत रूप है। संक्षेप में इसे अपन ने भाई बहन लिखा। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम, अव्ययभावी समास। द्वितीय, तत्पुरुष समास। तृतीय, कर्मधारय समास। चतुर्थ, द्विगु समास। पंचम, द्वंद्व समास। षष्ठ, बहुब्रीहि समास। इन समास को अब अपन आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये विभक्ति आपने संस्कृत में पढ़ी है, जो इसमें प्रयुक्त की गई वो मैं आपको बताती हूँ। को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के लिए, का, के, की, में, पर, जिन्हें आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। में जो है यहाँ सप्तमी विभक्ति है और इसका लोप होने से संक्षेप में दही बड़ा बना। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी। से द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है, इसका लोप होने से पर्ण कुटी संक्षेप रूप बना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का षष्ठी विभक्ति है, इसका लोप होने से राजपुत्र संक्षेप रूप बना। अव्ययभावी समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। समास होने के पश्चात बना हुआ समस्त पद अव्यय की भांति ही कार्य करता है। इस समास में यथा, तत्, हरि, प्रति, आ ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जो निम्न उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। आजीवन, जीवन भर, भर का संक्षेप रूप आ है जो एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ। आजीवन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक का संक्षेप रूप प्रति है जो एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रतिदिन। हर क्षण, हर एक क्षण, ये 3 भागों में विभक्त है, इसका संक्षेप रूप हर क्षण हुआ। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अथवा दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान यानी विशेषण और उपमेय यानी विशेष्य। इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। महात्मा,
महान है जो आत्मा, इसमें महान विशेषण है, आत्मा विशेष्य है, ये इसका गुण बता रही है, इससे महात्मा शब्द बना। घन श्याम, घन के समान श्याम, इसमें घन विशेषण है और श्याम विशेष है, इसमें उपमान उपमेय का संबंध है। घन है बादल के समान काला। नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसमें अंबर नीला है, नीला विशेषण है, अंबर विशेष है, इससे नीलांबर शब्द बना। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 ये संख्यावाची है और वट जो कि संज्ञा है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 इसमें हमें संख्या का बोध कराता है और ग्रह इसमें संज्ञा का, इससे 9 ग्रह शब्द बना। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों समान पदों को जोड़ने वाले योजक शब्दों का लोप हो जाता है, जो अथवा और हैं। ये विपरीत व समान दोनों पद के लिए जाते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। माता पिता, माता और पिता जिनमें कि लिंग भेद है, इनमें हम अथवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना ये दोनों समानता का बोध करा रहे हैं। बहुब्रीहि समास, जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें हमें किसी अन्य का ही बोध होता है। उदाहरण के द्वारा हम इन्हें समझेंगे। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी इसमें कृष्ण को कहा गया है जो कि किसी अन्य का बोध करा रहा है। हाथ पाणी का अर्थ है, इस प्रकार से चक्रपाणी इसका विग्रह हुआ। तपोधन, तप ही धन है जिसका, तपोधन तपस्वी को कहा गया है। तप यानी तपस्या करना ही तपस्वी का धन होता है। छात्रों, हमने अभी समास पढ़े, इनमें से कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु समास के कुछ उदाहरण समान होते हैं जिन्हें हम अब पढ़ेंगे और समझेंगे। कमल नयन, कमल जैसे नयन ये कर्मधारय समास है। जब इसका विग्रह कमल जैसे नयन होगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और जब इसका विग्रह कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण होगा तो यह बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से दशानन, 10 आननों का समूह, यदि यह विग्रह होता है और संख्या का बोध कराता है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा, और यदि 10 आनन है जिसके अर्थात रावण किसी अन्य का बोध कराता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। मुझे आशा है कि आपको समास समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।